चंदूलाल सकारलाल पटेल, जिन्हें प्रायः CS पटेल के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय ज्योतिषी थे जो वैदिक ज्योतिष में अपने गहन शोध और व्यवहारिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 31 दिसंबर 1915 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रीय ज्योतिष सिद्धांतों के अध्ययन और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में समर्पित किया, जिसमें सटीकता पर विशेष बल दिया गया। मैं उनके पुस्तक प्रिडिक्टिंग थ्रू नवामशाय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री VA अय्यर ने उन्हें अपनी शोध सामग्री को द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बेंगलोर में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संपादन BV रमन द्वारा किया जाता था। बाद में जब R संथानम ने नवंबर 1985 में द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की, तो उन्होंने श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल से लेख लिखने का अनुरोध किया। उनका पहला लेख न्यू प्रिडिक्टिव टेक्निक बेस्ड ऑन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सितंबर 1987 में प्रकाशित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी तकनीकों को विभिन्न नाड़ी ग्रंथों और दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथों से एकत्रित और परिष्कृत किया। वे ये भी उल्लेख करते हैं कि उनके एक सामान्य मित्र स्वर्गीय श्री NM सेठिया बड़ौदा ने उनके लेखों की जेरोक्स प्रतियां श्री नरेंद्र सागर को दिखाईं, जिन्होंने उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की सहमति दे दी। श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने कार्य के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए श्री नरेंद्र सागर, श्री NM सेठिया और श्री हरिप्रसाद S भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। अध्याय 7 इंपॉर्टेंस ऑफ नवामशाइन प्रिडिक्शन 1 पढ़ते समय विशेष रूप से पृष्ठ 54-55 पर मुझे नवांश प्रोग्रेशन की अवधारणा मिली, जहां श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने इंदिरा गांधी की मृत्यु की संभावित तिथि तक पहुंचने की एक विधि प्रदर्शित की है। ये तकनीक अत्यंत अद्भुत है और इसने मेरा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है कि क्या वास्तव में अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से इस स्तर की भविष्यवाणी की सटीकता प्राप्त की जा सकती है, और क्या मैं भी अपनी सीखने की यात्रा में उस स्तर के करीब पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। मैं अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं और सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी पुस्तक में कई महत्वपूर्ण अध्यायों को शामिल किया है, विशेषकर वे जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटनापूर्ण वर्षों की पहचान और नवांश के गहरे प्रयोग से संबंधित हैं। यदि संयोगवश आप ये पढ़ रहे हैं या इस लेखन को देख रहे हैं, तो मेरी सच्ची सलाह है कि आप इस पुस्तक को स्वयं खरीद कर अध्ययन करें, क्योंकि मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ वो केवल सतही स्तर को ही स्पर्श करती है। ये पुस्तक स्वयं में अत्यंत व्यापक और ज्ञान से परिपूर्ण है। साथ ही मुझे ये स्वीकार करना होगा कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने शोध और लेखों में जो गहराई दिखाई है, उससे मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक में प्रस्तुत सभी अवधारणाओं के पूर्ण विस्तार को एक ही जीवन में समझ पाना शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा। सबसे पहले पुस्तक में दिए गए एक तरीके को लागू करके मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इंदिरा गांधी के जीवन में लगभग 67 वर्ष की आयु के आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होने की संभावना थी। इस पद्धति के अनुसार ये घटना बुध यानी कुंडली के 12वें और तीसरे भाव के स्वामी द्वारा संकेतित है। मैंने ये दिखाने के लिए गणना को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है कि जीवन के घटनापूर्ण वर्षों को कैसे निकाला गया। लग्न विश्लेषण। राशि कुंडली में लग्न कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। आश्लेषा नक्षत्र 16 डिग्री 40 डिग्री से 30 डिग्री कर्क तक विस्तृत होता है और पाद 4 विशेष रूप से 26 डिग्री 40 डिग्री से 30 डिग्री कर्क के बीच आता है, जो लग्न की स्थिति को दर्शाता है। नवांश निर्धारण के लिए संपूर्ण राशि चक्र को 108 समान भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, जिसकी गणना 0 मेष से प्रारंभ होती है। इस क्रम में मेष में 9 नवांश पूर्ण होते हैं और वृषभ में प्रवेश करने पर यह क्रम आगे बढ़ते हुए 14वें नवांश तक पहुंचता है। अतः लग्न को 14वें नवांश में स्थित माना गया है। बृहस्पति विश्लेषण। राशि कुंडली में बृहस्पति वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। ये नक्षत्र 10 डिग्री 00 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट वृषभ के बीच आता है। नवांश निर्धारण के लिए 0 मेष से 3 डिग्री 20 मिनट के खंडों में गणना की जाती है। मेष में 9 नवांश पूर्ण होते हैं और वृषभ में प्रवेश करने पर यह क्रम आगे बढ़ते हुए 14वें नवांश तक पहुंचता है। अतः बृहस्पति को 14वें नवांश में स्थित माना गया है। शुक्र विश्लेषण। राशि कुंडली में शुक्र धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पाद 3 में स्थित है। ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट धनु तक विस्तृत होता है और पाद 3 विशेष रूप से 20 डिग्री 00 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट धनु के बीच आता है।
नवांश गणना में मेष से प्रारंभ करते हुए क्रमशः वृषभ 18, मिथुन 27, कर्क 36, सिंह 45, कन्या 54, तुला 63, वृश्चिक 72 तक पहुंचते हैं। धनु में प्रवेश करने पर यह क्रम आगे बढ़ते हुए 79वें नवांश तक पहुंचता है। अतः शुक्र 79वें नवांश में स्थित है। चंद्रमा विश्लेषण। राशि कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पाद 3 में स्थित है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट धनु से 10 डिग्री 00 मकर तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट मकर के बीच आता है। यहाँ डिग्री गणना निरंतरता में ली जाती है। नवांश गणना क्रम में धनु तक 81 नवांश पूरे हो जाते हैं। मकर में प्रवेश करने पर यह क्रम आगे बढ़ते हुए 83वें नवांश तक पहुंचता है। अतः चंद्रमा 83वें नवांश में स्थित है। बुध विश्लेषण। राशि कुंडली में बुध वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र पाद 3 में स्थित है। ये नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 10 डिग्री 00 से 13 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक के बीच आता है। नवांश गणना में तुला तक 63 नवांश पूरे होते हैं और वृश्चिक में प्रवेश करने पर यह क्रम 67वें नवांश तक पहुंचता है। अतः बुध 67वें नवांश में स्थित है। राहु विश्लेषण। राशि कुंडली में राहु धनु राशि में मूल नक्षत्र पाद 3 में स्थित है। मूल नक्षत्र 0 डिग्री 00 से 13 डिग्री 20 मिनट धनु तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 00 धनु के बीच आता है। नवांश गणना में वृश्चिक तक 72 नवांश पूर्ण होते हैं और धनु में प्रवेश करने पर यह क्रम 75वें नवांश तक पहुंचता है। अतः राहु 75वें नवांश में स्थित है। केतु विश्लेषण। राशि कुंडली में केतु मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र पाद 1 में स्थित है। आर्द्रा नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री 00 मिथुन तक फैला होता है और पाद 1 विशेष रूप से 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 00 मिथुन के बीच आता है। नवांश गणना में वृषभ तक 18 नवांश पूर्ण होते हैं और मिथुन में प्रवेश करने पर यह क्रम 21वें नवांश तक पहुंचता है। अतः केतु 21वें नवांश में स्थित है। सूर्य विश्लेषण। राशि कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र पाद 1 में स्थित है। ये नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 1 विशेष रूप से 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक के बीच आता है। नवांश गणना में तुला तक 63 नवांश पूरे होते हैं और वृश्चिक में प्रवेश करने पर यह क्रम 65वें नवांश तक पहुंचता है। अतः सूर्य 65वें नवांश में स्थित है। मंगल विश्लेषण। राशि कुंडली में मंगल सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पाद 1 में स्थित है। ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट सिंह तक विस्तृत होता है और पाद 1 विशेष रूप से 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट सिंह के बीच आता है। नवांश गणना में कर्क तक 36 नवांश पूरे होते हैं और सिंह में प्रवेश करने पर यह क्रम 41वें नवांश तक पहुंचता है। अतः मंगल 41वें नवांश में स्थित है। शनि विश्लेषण। राशि कुंडली में शनि कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। आश्लेषा नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री 00 कर्क तक विस्तृत होता है और पाद 2 विशेष रूप से 20 डिग्री 00 से 23 डिग्री 20 मिनट कर्क के बीच आता है। नवांश गणना में मिथुन तक 27 नवांश पूरे होते हैं और कर्क में प्रवेश करने पर यह क्रम 34वें नवांश तक पहुंचता है। अतः शनि 34वें नवांश में स्थित है। अब जब मैंने इन वर्षों की पहचान कर ली है जहां ये स्थिति संख्या 67 पर आती है, तो मैं इसे प्रासंगिक वर्ष मान रहा हूं, ठीक उसी प्रकार जैसे बुद्ध के विश्लेषण में माना गया था। चूंकि मैं इस विधि को इंदिरा गांधी की कुंडली पर लागू कर रहा हूं, जो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, इसलिए मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या अन्य ग्रह भी सार्थक संकेत प्रदान करते हैं। इस उद्देश्य से मैं कुछ अवलोकनों को उपलब्ध जानकारी जैसे ऑनलाइन स्रोतों की सहायता से सत्यापित करने का प्रयास कर रहा हूं। शनि द्वारा दिया गया वर्ष 34। लगभग 34 वर्ष की आयु 1951-1952 के आसपास इंदिरा गांधी अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही थीं। यद्यपि ये किसी एक नाटकीय घटना से चिन्हित नहीं था। ये समय 1951-52 के भारतीय आम चुनावों के साथ मेल खाता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू का सक्रिय रूप से समर्थन किया। मंगल।
लगभग 41 वर्ष की आयु 1958 में इंदिरा गांधी के राजनैतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उच्च स्तर पर सक्रिय हुईं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य चुनी गईं, जो पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्थाओं में से एक थी। बृहस्पति, जो छठे एवं नौवें भाव का स्वामी है, द्वारा दिया गया वर्ष 14 तथा चंद्रमा पर दृष्टि। लगभग 14 वर्ष की आयु लगभग 1931 में इंदिरा गांधी एक भावनात्मक रूप से कठिन समय से गुजर रही थीं, जिसका मुख्य कारण उनकी माता कमला नेहरू का खराब स्वास्थ्य था। उस समय कमला नेहरू गंभीर बीमारी क्षय रोग से पीड़ित थीं और उनका उपचार प्रायः सैनिटोरियम में होता था, जो घर से दूर होते थे। उसी दौरान उनके पिता जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम, विशेषकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की भागीदारी के कारण बार बार जेल जाते रहे। इस परिस्थिति ने छोटी आयु में ही इंदिरा गांधी को भावनात्मक एकाकीपन और जिम्मेदारी का सामना करने पर मजबूर किया। एक और महत्वपूर्ण अवलोकन ये है कि बृहस्पति नवांश में संख्या 14 पर स्थित है, जबकि लग्न नवांश में संख्या 36 पर स्थित है। जब इन दोनों स्थितियों को मिलाकर गणना की जाती है तो परिणाम लगभग 23 वर्ष के आसपास आता है, जो उस समय से मेल खाता है जब इंदिरा गांधी का विवाह हुआ था। ये समय भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था, जिससे ये उनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण बन गया। अब प्राप्त तिथि 31/10/1984। बुध का विश्लेषण, 12वें एवं तीसरे भाव का स्वामी। राशि चक्र यात्रा, बुध वृश्चिक राशि में स्थित है। राशि चक्र की शुरुआत 0 डिग्री मेष से गिनते हुए यह 7 पूर्ण राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला पार कर चुका है और 8वीं राशि में 13 डिग्री 13 मिनट तक पहुंच चुका है। कुल पार की गई डिग्री 7 × 30 डिग्री प्लस 13 डिग्री 13 मिनट बराबर 223.2167 डिग्री। समय रूपांतरण, प्रगति समय निकालने के लिए नवांश स्थिरांक नवांश बराबर 3.3333 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कुल नवांश 223.2167 बटे 3.3333 बराबर 66.965। वर्ष गणना, पूर्णांक 66 जन्म से पूर्ण हुए वर्षों को दर्शाता है। दिन गणना, शेष 0.965 को 360 दिनों से गुणा करने पर 347 दिन प्राप्त होते हैं। कृपया ध्यान दें कि पहले मेरे पास जन्म समय 19 नवंबर 1917 रात्रि 23.11 मिनट, स्थान इलाहाबाद, भारत था। मेरे सॉफ्टवेयर में बुध 13 डिग्री 15 मिनट वृश्चिक दिखा रहा था, जिससे दशाक्रम सैट राहु राहु सन राहु बन रहा था। मैंने बुध को थोड़ा समायोजित कर 13 डिग्री 13 मिनट वृश्चिक किया, जिससे समय लगभग 22 घंटे 47 मिनट 40 सेकंड बनता है और दशाक्रम सैट राहु राहु बुध शुक्र हो जाता है। मैं यह केवल संदर्भ के लिए साझा कर रहा हूं। कृपया अपने विवेक का उपयोग करें, क्योंकि गणना में त्रुटि, टाइपोग्राफिकल गलती या मेरी समझ में कमी हो सकती है। इन सब पर विचार करने के बाद मेरे मन में एक गहरी आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। जितना अधिक मैं इस विषय का अध्ययन करता हूं, उतना ही ये चकित करता है कि एक साधारण कुंडली, जिसमें केवल ग्रह और भाव होते हैं, के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों हुईं और जीवन समय के साथ कैसे विकसित हुआ। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है और मैं केवल वही सीखने और परखने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा है। जब भी कोई सिद्धांत किसी कुंडली में सही कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो उन महान मस्तिष्कों के प्रति मेरा सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ये वास्तव में अद्भुत है कि प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने इतने गहरे सिद्धांतों को समझा और व्यवस्थित किया। आज भी एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना इतना विशाल ज्ञान कैसे विकसित किया गया। साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करता हूं, जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इस यात्रा में मैं विशेष रूप से श्री CS पटेल के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी अद्भुत पुस्तक ने मेरे जैसे विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को समझने और खोजने में सहायता प्रदान की है। जब भी मैं किसी सिद्धांत को कुंडली में कार्य करते हुए देखता हूं, तो वो केवल सीखने का क्षण नहीं होता, बल्कि उन सभी विद्वानों और गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का अनुभव भी होता है, जिन्होंने इस ज्ञान को संरक्षित और विकसित किया।